अच्छा, ये बेटे एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस के एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जो इसका क्या मतलब होता है। देखें, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जो है इसको कैसे हम कंसिडर करते हैं। सर जो जी पेज जी, नंबर 50 पे टॉपिक टेबल्स हैं वो याद करने हैं। अच्छा पहले मैं समझा लूँ फिर आपसे मैं बात करता हूँ। मैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं इसको देख लें। देखें, अगर आप एक एटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर एक एटम जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। स्फेरिकल सिमेट्रिकल। अगर मैं इसका साइज फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे पता है कि सर ये इसका जो लास्ट शेल इसका जो होगा, ठीक है, ये जो लास्ट शेल होता है ये इसके साइज को डिटरमिन करता है कि एटम का साइज कितना है। ठीक है, ये इसका लास्ट शेल, ठीक है, जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि इसका लास्ट शेल जो मैं ये बना लेता हूँ सपोज, ठीक है, जैसे ये मैं बना ली तो ये मैं कहता हूँ इसका लास्ट शेल जो है इसके साइज को डिटरमिन करता है कि इसका साइज कितना है। लेकिन बात ये आ जाती है कि एटम का जो शेल है वो हमें नजर नहीं आ रहा होता है। ठीक है, हम किसी भी एटम का अगर मैं साइज मेजर करने की कोशिश करता हूँ तो अगर मुझे इस तरह का नजर आ रहा हो कि इसका जो है वो लास्ट शेल ये वाला इसका बना हुआ है, इन अगर ऐसा मुझे नजर आ जाए कि ये लास्ट शेल इसका नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं साइज मेजर कर लूंगा कि सर ये एटम का साइज आ गया। लेकिन एटम का साइज हम डिटरमिन नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो शेल होता है वो विजिबल नहीं होता, हमें नजर नहीं आ रहा होता। फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि मैं एटम का रेडियस फाइंड करता हूँ। अब आपको समझ आना शुरू होगी मुश्किल से कि सर रेडियस कैसे फाइंड कर देंगे, क्योंकि रेडियस का ये मतलब होता है कि हमने एक एटम लेना है और उसके सेंटर से जो उसका लास्ट शेल तक जो डिस्टेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो अगर मुझे लास्ट शेल का ही नहीं पता, ठीक है, तो मैं उसका रेडियस कैसे फाइंड कर लूंगा। प्लीज जल्दी ज्वाइन करो जी, शाबाश। देखो, मैं आपका जो आज हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के एटॉमिक साइज क्या आता है, ठीक है, एटॉमिक साइज या उसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस का क्या मतलब है? हाँ मैं बताता हूँ जी, जरा खामोशी से बोलना सुनो इसको। ठीक है, अभी मेरी आपसे ये बात हो रही थी कि ये आपका जो वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है, ये डिटरमिन करता है कि एटम का साइज क्या है। तो रेडियस का मतलब होगा कि सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक, आखिरी शेल तक जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये इसका एटॉमिक रेडियस है। अब आपसे मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम एटम का साइज मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते? कि जो लास्ट शेल हमें होता है वो विजिबल नहीं होता, हमें नजर नहीं आता। ठीक है, तो अगर मुझे शेल नजर नहीं आता तो मैं इसका साइज तो मेजर नहीं कर लूंगा। देखो, जैसे हमारे पास एक कोई मकान है, कोई घर है हमारा, ठीक है, मैं तो उस घर की, उसका घर का जो है उसका साइज क्या है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि सर उस घर का अगर मैं साइज मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है, लुक एट हियर, ठीक है, मतलब एक घर है उसका मैंने साइज मेजर करना है, तो आप कहेंगे सर उसका साइज मेजर करने के लिए आपको उसको लेंथ चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उसको लेंथ का मतलब पता उसकी कि सर आपकी उसकी, आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। जी बेटे मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। और स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है बेटे, वो कुछ बच्चों का नेट में अपना प्रॉब्लम होता है तो वो फिर वो मेरी तरफ से नहीं होता। ठीक है, अच्छा देखो, मैं अगर जो है ये एक एरिया इसके मैं फाइंड करना चाहता हूँ इसका, ठीक है, तो मुझे जो है वो लेंथ का पता होता है कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ पता होता है कितनी है, तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा।
तो अगर मैं किसी एटम का साइज मेजर करने की कोशिश करता हूँ तो एटम के बाहर इस तरह की बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। जब एटम के बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती तो मैं एटम का साइज मेजर नहीं कर सकता। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एटम का रेडियस मेजर कर लेता हूँ कि उसका रेडियस उसका क्या है। अब रेडियस कैसे फाइंड करना है, मैंने जो है वो कहा कि रेडियस का मतलब का एटम के सेंटर से लेके उसके आखिरी शेल तक जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रेडियस। अब रेडियस कैसे हम एटम का मेजर करते हैं, दिस इज वेरी इजी। हम ऐसा करते हैं कि रेडियस मेजर करने के लिए मैं जो है वो आपको 2 एटम देता हूँ, ठीक है। आपने दोनों एटम के जो सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको पहले फाइंड करना आपने, ठीक है। मतलब आपने यहाँ से लेकर जो इसका डिस्टेंस फाइंड किया ये वाला, ठीक है। मतलब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है, 2 एटम के न्यूक्लियस का जो आपस में डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जैसे इसका डिस्टेंस जो अगर मैं इसको बताऊं, ठीक है, मैं कहता हूँ इसका डिस्टेंस जो है वो आपका 100 पिकोमीटर है, ठीक है, 100 पिकोमीटर, ठीक है। इन इसका डिस्टेंस है इसका, दिस इज कॉल्ड 100 पिकोमीटर। इसका डिस्टेंस कितना है 100 पिकोमीटर, ठीक है। आपको पता है कि जो पिकोमीटर होता है अगर इसको हम देखें, जो आपका पिकोमीटर होता है ये होता है 10 रेज पावर -12 मीटर, 10 रेज पावर -12। तो 10 रेज पावर -12 मीटर जो है दैट्स इक्वल टू 1 पिकोमीटर, ये 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो आपने इन दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड किया, जो डिस्टेंस आता है उस डिस्टेंस को आप हाफ कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसका डिस्टेंस जब आपका 100 आ गया, ठीक है, तो जैसे इसका डिस्टेंस जब वो 100 आ जाएगा, ठीक है, तो आपने इस 100 को सर हाफ कर डिस्टेंस लेना। कैसे फाइंड करना है? फिर डिफरेंट जब वो एक्सरे टेक्निक होती है उन एक्सरे टेक्निक के जरिए इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि रेडियस कैसे फाइंड करना आपने डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेटे आपने 2 सिमिलर एटम को ज्वाइन करना है। जब ये 2 सिमिलर एटम को ज्वाइन करेंगे तो इनके दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो दोनों न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस जो है फाइंड करके तो आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक एटम का रेडियस निकल आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है। कैसे आपको मैंने बोला, कोई बच्चा बताएगा मुझे प्लीज? सर सिमिलर एटम्स कैसे होते हैं? बेटे 2 एटम, 2 कार्बन के एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 नाइट्रोजन के एटम। तो सर उनका सर, डिस्टेंस दो कैसे? बेटे न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स में डिस्टेंस मेजर कर बेटे ये इस डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, फिर हमारा निकल आएगा। हाँ ये इसका एक एटम का हाँ रेडियस। एक एटम का न्यूक्लियस ये वाला है ना, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस ये वाला है, और दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड करके तो उसको कैलकुलेटर से इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ एटम है। इस एटम का रेडियस निकल आएगा। अब अगर आप इसको देखें तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप अंडरस्टैंड करें तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में समझाया था कि अगर हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइजेस ऑफ एटम जब इंक्रीज होते हैं, ठीक है, यानी डाउन द ग्रुप चलने से आपका साइज ऑफ एटम कैसे चालू होता है, ठीक है, कि एक एटम आपका ये वाला आ जाता है, ठीक है, फिर आपका एटम ये वाला आ जाता है, ठीक है, फिर आपका एटम ये वाला आ जाता है, यानी डाउन द ग्रुप चलते हुए साइजेस ऑफ एटम जब वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली इनका रेडियस भी इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी इसका रेडियस ये वाला, ठीक है, इसका रेडियस ये वाला, ठीक है। इसका मतलब कि डाउन द ग्रुप चलते हुए पीरियोडिक टेबल में सब एटम के एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और अगर मैं लॉन्गर पीरियड बात करता हूँ, मेरी बात समझ आ रही है कि डाउन द ग्रुप चलते हुए साइजेस ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली जो है वो रेडियस भी इंक्रीज होते हैं। ये मैं शो कर रहा हूँ पहला एटम पीरियोडिक टेबल का, ये दूसरा डाउन द ग्रुप बात कर रहा हूँ। तो डाउन द ग्रुप चलने से क्या होता है
कि साइजेस ऑफ एटम इंक्रीज होते हैं। अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली उनके रेडियस जो हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जी समझ आ रही बेटी आपको? ये जो आपने अभी समझाया दोबारा समझा दें। जी सर आ रही है। ठीक है बेटी, आप कंसेंट, कुछ बच्चे जो हैं वो कंसेंट्रेट नहीं करते, फिर वो सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक, और आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हम अलॉन्ग पीरियड चलते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड क्या होता है, साइज ऑफ एटम जब वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, मतलब एक एटम जो है उसका साइज अगर हम देखें, ठीक है, अलॉन्ग पीरियड जब वो एक एटम आपका ये वाला आ जाता है, ठीक है, दूसरा एटम आपका ये वाला आ जाता है, ठीक है, तीसरा एटम आपका ये आ जाता है, चौथा एटम आपका इस तरह आ जाता है। तो अलॉन्ग पीरियड जब वो साइज ऑफ एटम जब वो डिक्रीज करते हैं, तो अगर साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है तो डेफिनेटली क्या होता है, उनके रेडियस जो है वो क्या है, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, यानी इसका रेडियस ये वाला बनता है, ठीक है, इसका रेडियस ये बन जाएगा, इसका ये रेडियस बन जाएगा। इसका मतलब आ गया कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज करते हैं तो रेडियस भी इंक्रीज करते हैं, और अलोंग पीरियड जो है वो चलते हुए साइज ऑफ एटम डिक्रीज करते हैं। जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज करते हैं तो इनके रेडियस भी क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है ना सर हाँ। सर जब हम लॉन्ग पीरियड चलते हैं तो उनके एटॉमिक नंबर तो बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो उनका साइज क्यों डिक्रीज होता है? गुड, ठीक है, अब मेरी आराम से बात सुनिए, अपने सुकून से बात करनी है मेरे साथ, ठीक है ना। तो ये बताने लगा कि साइजेस ऑफ एटम जब वो डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होते हैं और अलोंग पीरियड क्यों डिक्रीज होते हैं। ठीक है, इसकी बात मेरे से गौर से आपने सुननी है और डिस्टर्ब नहीं करना है एक दूसरे को। ठीक है, लुक एट हियर, मैं पहले फिर आपको पीरियोडिक टेबल आपके सामने लेके आता हूँ कि पीरियोडिक टेबल क्या है। तो ये 1 मिनट जो आपने दोबारा समझा दें क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं समझाता हूँ बेटे, तुम सारे ना सारे दिमागी तौर पर डिस्कनेक्ट हो गए तुम। ठीक है, अच्छा देखें, ये हमारा पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपसे कहा ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये कहा था कि फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है कि इसमें एक शेल है, इसमें दो शेल, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पाँच, छः और सात शेल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं डाउन द ग्रुप चल रहा हूँ तो एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब पहले एटम के अंदर एक ही शेल, ठीक है, दूसरे एटम के अंदर क्या है, दूसरे एटम के अंदर दो शेल आ गए। ठीक है, यानी दूसरे एटम के अंदर कितने शेल आ गए, दो शेल आ गए। ठीक है, तीसरे एटम के अंदर क्या है, एक शेल ये आ गया। ठीक है, फिर एक शेल ये वाला आ गया। ठीक, ये सही नहीं बन रहे लेकिन चलो ठीक, एक शेल ये आ गया। इसका मतलब कि जैसे मैं डाउन द ग्रुप चलता हूँ तो एक एक शेल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर एक एक शेल बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो कैसे मैं इसको फिर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ बेहतर फॉर्म में कि एक ये एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये दूसरा आपका एटम जो है वो इसका ये आ गया। ठीक है, तीसरा आप देखें तो आपके पास ठीक है, ऐसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप चलता हूँ तो ये पहला फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप चलते हुए साइजेस ऑफ एटम क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा मुझे? जी, क्योंकि सर शेल्स बढ़ रहे हैं। जब शेल बढ़ रहे हैं तो शेल बढ़ने से क्या होता है, शेल बढ़ने से एक फैक्टर जो बड़ा कॉमन आता है, ठीक है, उसमें ये फैक्टर कॉमन आता है। बड़े आराम से बात सुननी है। ठीक है, कि जैसे शेल बढ़ता है तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अट्रैक्टर फोर्स कम हो जाती है, और अगर यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उनका साइज और रेडियस होता है वो बढ़ जाता है ना। जैसे मैं डाउन द ग्रुप चलता हूँ तो चूंकि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस बढ़ता है, तो जैसे वैलेंस शेल से डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, ईजी हो जाता है, क्योंकि फोर्स को, ये फोर्स बनी हुई नहीं ये, ठीक है, ये फोर्स है ये वाली न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ। ठीक है, अब मुझे बताओ
स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन बना रहा है? ये पहले वाला एलिमेंट बना रहा है या तीसरा एलिमेंट बना रहा है? न्यूक्लियस की सर पहला। पहले वाला। पहला वाला। बेटे प्लीज ये आपने बंद करो, जो है वो म्यूट करो अपने आप को, ठीक है? सारे घर की आवाजें जो है वो आ रही होती हैं सारे बच्चों को, प्लीज। अब मुझे बताओ, इस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए क्या है? इजी। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पहले के अंदर क्या है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? तो एक तो यह आएगा कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक एक शेल बढ़ता है, जैसे शेल बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम क्या होगा? इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। इस बात को समझ आ गई आपको? जी, इस बात की समझ आ गई बेटा यस आपको सर। कि डाउन द ग्रुप चलते यस सर। हुए, हाँ डाउन द ग्रुप चलते यस सर आ गई है। हुए, हाँ डाउन द ग्रुप चलते हुए साइज ऑफ एटम क्यों बढ़ता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप चलते हुए हर नए एलिमेंट के अंदर एक शेल ऐड हो जाता है। जब शेल ऐड हो जाएगा तो उस वक्त जो है वो साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर देगा। और जब शेल ऐड होगा तो एक फैक्टर ये भी आता है कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्टर फोर्स कम होगी। जैसे न्यूक्लियस की वैलेंस शेल से अट्रैक्टर फोर्स कम हो जाती है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए क्या हो जाए? इजी हो जाता है, ठीक है ना? तो अब मैं अलोंग अ पीरियड बात करता हूँ कि अलोंग अ पीरियड क्या होता है। देखो, अगर मैं अलोंग अ पीरियड बात करता हूँ तो मैंने आपसे भी बात की कि अलोंग अ पीरियड क्या हो रहा है, ठीक है? अलोंग अ पीरियड जो है वो आपका सपोज आपका पहला एलिमेंट जो है वो, अगर मैं इसकी बात करूँ लिथियम की, ठीक है, तो पहला एलिमेंट आपका, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दूसरा एलिमेंट आपका ये हो जाता है, ठीक है। मैं नया पेज ले लेता हूँ, जरा इसको जरा समझाना मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि अलोंग अ पीरियड क्या होगा। दिस इज वेरी इजी है, जस्ट 1 मिनट। यानी अलोंग अ पीरियड क्या है? आपका ये पहला एलिमेंट, look at here, देखें अगर मैं लॉन्ग पीरियड चलता हूँ तो लॉन्ग पीरियड क्या हो रहा है? जरा एक मिनट, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट, ये मेरा सेकंड एलिमेंट, ये मेरा थर्ड एलिमेंट, ठीक है, ये मेरा फोर्थ एलिमेंट, ठीक है, और ये मेरा फिफ्थ एलिमेंट। यानी ये शो कर रहा है कि अलोंग द पीरियड जब मैं चल रहा हूँ तो साइज ऑफ एटम क्या होते हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज क्यों हो सर रहे इसमें हैं? शेल डिक्रीज होते हैं ना? नहीं, शेल नहीं डिक्रीज, मैं आपको भी ये बताने लगा कि एटॉमिक साइज जो वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों होते हैं मैं सर इसकी लॉन्ग बात, पीरियड जी मैं आपको बताने लगा बेटा क्यों होते कैसे हैं। होते हैं? अलोंग द पीरियड जो है साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज क्यों होते हैं इसकी बात मैं करने लगा आपसे। देखें, होते हैं बड़े आराम से मेरी बात सुनो बेटे। ये एक एलिमेंट आपका लिथियम, ठीक है, लिथियम, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। एक एलिमेंट आपका बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। एक एटम है बोरान, ठीक है, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। लिथियम, बेरिलियम, बोरान। एक होता है कार्बन, एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है 7। मुझे बताओ एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। गुड, शाबाश, वेल डन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो मुझे इसकी कन्फिगरेशन सर बताओ नंबर ना। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। गुड, शाबाश। मुझे तो इसकी कन्फिगरेशन क्या आ गई? इसकी कन्फिगरेशन आ गई पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी कन्फिगरेशन क्या आ गई? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। इसकी हाँ। कन्फिग्रेशन क्या आ गई, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर पहले शेल कितने, में 2, दूसरे में 2, 3 इलेक्ट्रॉन, 2, इसके 2 और फिर क्या आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4। और इसमें क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर कितने आ जाएंगे 5 सर इलेक्ट्रॉन। इनके तीसरे शेल नहीं है? जी बेटे बोलो। तीसरे शेल। गुड। इन सब जब मैं लॉन्ग पीरियड चाहता हूँ तो शेल नहीं बढ़ता। इसका ये मतलब क्लियर हो गया ना कि शेल तो नहीं बढ़ रहा। जब मैं लॉन्ग पीरियड चाहता हूँ तो क्या एक शेल और आता है, नहीं शेल नहीं बढ़ता। अब इसका ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस आ गया, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1, ठीक है। इसके ये वैलेंस शेल में बनाया, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 और ये आपका 2 और ये कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, एक ये बना दिया मैंने, ठीक है। एक आपका ये बना दिया, ठीक है। एक आपका सर मैंने इनका ये, तीसरा शेल क्यों नहीं है? बेटे कन्फिग्रेशन इनकी दूसरे पे जाकर खत्म हो जाती है ना, ठीक है। तो अलोंग अ पीरियड मतलब ही होता है कि शेल नहीं बढ़ता, ठीक है। अब देखो बड़े आराम से बात सुनो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं ना, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ऐड होते जा रहे हैं, जबकि वैलेंस शेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे और वैलेंस शेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टर फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। इधर अट्रैक्टर फोर्स क्या होगी, कम होगी। इधर अट्रैक्टर फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज्यादा होगी। इधर अट्रैक्टर फोर्स क्या होगी, और ज्यादा होगी। इसके अंदर और ज्यादा होगी। देखो ना, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जैसे मैं लॉन्ग पीरियड चल रहा हूं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जबकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, अट्रैक्टर फोर्स बढ़ेगी। जब अट्रैक्टर फोर्स बढ़ेगी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टर फोर्स बढ़ने से साइजेस ऑफ एटम क्या होंगे, डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। जी मुझे बताओ जी, क्यों साइजेस ऑफ एटम डिक्रीज होते हैं लॉन्ग सर पीरियड। न्यूक्लियस सब शेल को अपनी तरफ खींच लेगा। गुड, शाबाश। यानी न्यूक्लियस जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक शेल में भी रिवॉल्व कर रहा है ना, तो वो शेल को अपनी तरफ खींचेगा। तो इधर वो कम खींच रहा है, इधर ज्यादा खींच रहा है, इधर और ज्यादा खींच रहा है। तो जब वो ज्यादा अट्रैक्टर फोर्स अप्लाई करेगा तो साइजेस ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। बात मेरे फॉलो कर गए। क्यों डिक्रीज होंगे, सर वजह लेकिन क्या जब है? कोई चीज बढ़ी जा रही है तो फिर साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? बेटे बढ़ी जा रही है ना, बढ़ क्या रहे हैं, अंदर क्या बढ़ रहे हैं, मुझे बताओ अंदर क्या बढ़ रहे हैं, ये अंदर क्या बढ़ रहे हैं, बताओ मुझे। प्रोटॉन, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना अंदर, बोलो। यस। और शेल के अंदर क्यों बढ़ रहे हैं, शेल के अंदर क्या बढ़, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या अट्रैक्टर फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टर फोर्स होती है या रिपल्सिव फोर्स होती है, बोलो। जी अमरीन मलक, मुझे बताओ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टर फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है।